स्टॉक मार्केट में एक आम निवेशक का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि क्या बाय करना है और कब बाय करना है। मार्केट में प्रॉफिट कमाने का ये सारा खेल इन्हीं क्या और कब पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन क्या और कब का आंसर है तो आपको मार्केट में एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अकाउंट बनते ही अक्सर लोग किसी के बताने पर कुछ भी बाय करके बैठ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे शेयर्स की तलाश करते हैं जो सस्ते हों, मतलब जो 2-4 रुपए में अवेलेबल हो, और इनमें खुद की ना कोई स्टडी होती है ना ही प्रॉपर ट्रैकिंग। धीरे धीरे वो फिर इसमें फंसते चले जाते हैं। ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है, पर इनसे सबक लेना ही एक्चुअल लर्निंग है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं तो वह भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं। पर बात यहाँ यह भी आती है कि क्या आप एक अच्छे बुल रन में एक हेल्दी करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? इसके जवाब में पीटर लिंच की यह बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि करेक्शन में होने वाले नुकसान से ज़्यादा नुकसान लोग करेक्शन का वेट करने में कर डालते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो तैयार हो जाएं वीडियो को पूरा देखने और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए। हम हैं मूडी इन्वेस्टर और आप सभी का चैनल में स्वागत करते हैं। पहले सवाल के जवाब में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, कैसे किसी स्टॉक का FGP रेशियो मीन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्टफोलियो रेशियो निकालना है। इससे आपको टॉप ग्रोइंग कंपनीज की पूरी लिस्ट मिल जाती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया ज़रूर देखें। और जिन्होंने वीडियो देख रखा है और अपनी डाटा शीट बनाई है, उनके पास सेक्टर वाइज एक पूरी बाइंग लिस्ट तैयार होगी। उम्मीद है कि रिसेंटली आए कुछ छोटे छोटे करेक्शंस में उन्होंने अकॉर्डिंगली बाइंग की होगी, क्योंकि एक बुल रन में हर छोटा करेक्शन बाइंग का एक मौका होता है। आगे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो लेवल्स जिनमें बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ मैं आपको अपना एक तरीका शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आपको, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स चुनने हैं। फिर देखेंगे उनके सही बाइंग लेवल्स, सही रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। याद रखिए, सही स्टॉक के साथ साथ सही लेवल्स भी ज़रूरी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका रिटर्न्स औरों से ज़्यादा ही होगा। कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इतने डिमांडिंग होते हैं जो अपने 50 EMA या 100 EMA को सपोर्ट बनाकर लगातार अप ट्रेंड में बने रहते हैं। 50 EMA पे आने पर उनमें वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स को आप 50 EMA पे ऐड कर सकते हैं। 100 EMA पे इन स्टॉक्स में एक सुनहरा बाइंग का मौका होता है। ऐसे स्टॉक्स 200 EMA पे तभी आते हैं जब मार्केट में चौतरफा बिकवाली का माहौल होता है, जैसे रिसेंटली कोविड टाइम पे हमने देखा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ दीपक नाइट्राइट को देख सकते हैं। 50 EMA और 100 EMA पे लगातार सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसमें हम 300-400 के लेवल से बाइंग रिकमेंडेशन देते आ रहे हैं। इसके एनालिसिस का एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज भी इसके सही लेवल्स आने पर हम स्टॉक ऐड करते जा रहे हैं। तो देखिए दीपक नाइट्राइट का चार्ट, हम कहाँ पोजीशन बना सकते हैं या कहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 700 के लेवल पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, वहाँ हम पोजीशन ले सकते थे। फिर दोबारा ये 50 डे मूविंग एवरेज पे दोबारा आया ये 900 के लेवल पे, यहाँ फिर से हम एक पोजीशन बना सकते थे या ऐड कर सकते थे। फिर से इसने 50 डे मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लिया है, 1700 का लेवल था, यहाँ पे भी हम दोबारा पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के लिए और ऐड कर सकते थे। तो ऐसे ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस करता है, मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है, दोबारा से सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपनी रैली कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज पे जब भी सपोर्ट ले उसके बाद रैली करें, तो रैली के बाद एक टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन दिखाता है स्टॉक,
ताकि वो मूविंग एवरेज के और पास आ जाए, फिर वहाँ से फिर से बाउंस बैक के लिए तैयार होता है। तो ये करंट सिचुएशन दीपक नाइट्राइट की। अगला चार्ट है अल्किलामाइन का। अप ट्रेंड में एक हल्का सा कंसोलिडेशन जोन, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर बाउंस किया है स्टॉक ने, फिर एक कंसोलिडेशन जोन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे फिर से इसने सपोर्ट लेकर बाउंस किया। सेम इसी पोजीशन पे मैंने एक पोजिशनल कॉल लिया था। जस्ट 3-4 डेज में स्टॉक ने 27% का रिटर्न दिया। उसके बाद से फिर से कंसोलिडेशन जोन में है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ 100 डे EMA पे। ये देखिए मेरी पोजीशन अल्किलामाइन में। अगला चार्ट है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज भी सेम पैटर्न बनाया है, ये भी 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। शानदार रैली के बाद फिर से कंसोलिडेशन जोन में, फिर से 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ, और वॉल्यूम देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे। ये था आयन एक्सचेंज। अगला चार्ट है एस्ट्रल लिमिटेड का। शानदार अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग इस जोन से रेजिस्टेंस लेता हुआ वापस नीचे आया था। नीचे आने के बाद ये लेवल अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। इस स्टॉक ने बार बार इस जोन में सपोर्ट लिया है, और ठीक उसी जोन में 100 डे मूविंग एवरेज होने के कारण ये सपोर्ट जोन और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस स्टॉक के लिए। तो जब भी सपोर्ट जोन में आए ये स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा अप ट्रेंड में, और नीचे शानदार वॉल्यूम के साथ। तो ये था एस्ट्रल लिमिटेड। अगला चार्ट है पॉलीकैब। शानदार अप ट्रेंड में सपोर्ट लेता हुआ ये 100 डे या 50 EMA से 50 EMA में शानदार बेस बनाता हुआ ठीक इसी जगह पे 1800 के लेवल पे मैंने पोजीशन बनाई थी यहाँ पे, और जस्ट 8 से 10 डेज में इसने 34% का रिटर्न यहाँ पे क्विकली दिया, वो भी शानदार वॉल्यूम के साथ। ये था पॉलीकैब। ये देखिए मेरी पोजीशन। अगला चार्ट है रिलैक्सो फुटवियर। शानदार अप ट्रेंड के बाद जो ये रेजिस्टेंस जोन था, इसको स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मल्टीपल सपोर्ट लिया इस रेंज में, और सेम वहीं पे 50-100 डे पे सपोर्ट लेकर स्टॉक फिर से रैली करता हुआ, रैली के बाद एक फिर से रेजिस्टेंस जोन जो अब सपोर्ट जोन बन चुका है, स्ट्रॉन्ग ने वहाँ पे 50 डे और उस रेजिस्टेंस जोन से बाउंस बैक करके एक शानदार ब्रेकआउट आज के डेट में दिया है, और वॉल्यूम देखिए नीचे बहुत ही शानदार आ रहा है। ये था रिलैक्सो फुटवियर। अगला चार्ट है विनती ऑर्गेनिक्स का। ये भी शानदार अप ट्रेंड में चार्ट 100 डे मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ, फिर एक शानदार रैली, फिर से सपोर्ट। अभी रिसेंटली इसने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने फिर से इसमें पोजीशन बनाई। सेम इसी कैंडल पे दोबारा मैंने ऐड किया, और इसकी पोजीशन अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। शानदार 100 डे मूविंग एवरेज से इसने बाउंस किया है, और लगातार बाउंस करते हुए जस्ट 10 से 15 दिन में इसने 20% का रिटर्न दे दिया है। ये था विनती ऑर्गेनिक्स। अगला चार्ट है इप्का लैब का। इप्का लैब शानदार अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन जोन में, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, स्टॉक ने कंसोलिडेशन पूरा कर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद वापस इसी जगह पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक, ये जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इस वजह से हो जाती है क्योंकि सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और सेम उसी लेवल पे 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगला चार्ट है जुबलियन फूड का। शानदार अप ट्रेंड के बाद 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ, सपोर्ट के बाद अप ट्रेंड शुरू किया इसने दोबारा ये 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर एक शानदार रैली, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, और 6 to 7 डेज़ में 23% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया था। और देखिए पोजीशन बनाने से पहले आपको देखना है कि ये सपोर्ट लेने के बाद कुछ ऐसा इंडिकेशन दे जिसमें आप कन्विक्शन के साथ बाय कर सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने पे एक हैमर पैटर्न बनाने पे मैंने इस कैंडल पे बाइंग की थी, और इस कैंडल का लो रहेगा इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही लेनी है। अगर डे की कैंडल स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो जाती है तभी उसको ट्रिगर्ड माना जाएगा, हमें वहाँ पे तुरंत एग्जिट करना है। ये देखिए मेरी पोजीशन। तो बेसिकली इतने चार्ट समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर स्टॉक अपने
मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाकर रैली करता हुआ अप ट्रेंड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर वो उसी सपोर्ट से बाउंस करेगा। साथ में अगर उसी सेम रेंज पे आपका सपोर्ट भी है और एक 50 या 100 डे या 200 डे मूविंग एवरेज डबल सपोर्ट काम कर रहा है, तो स्टॉक की रैली उतनी ही शानदार होगी और उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे लेवल्स हमें कंसीडर करना है जहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस और साथ में मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ये दोनों जगह जहाँ भी दिखे और स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद अप मूव के लिए तैयार हो, वहाँ कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा हो जो कि ब्रेकआउट को शो करता हो, ऐसे जगह पे हमको तुरंत पोजीशन लेनी है। पर यहाँ पोजिशनल या स्विंग ट्रेड्स में ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे ट्रेड सही जाएं, पर मैक्सिमम ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल ही होंगे। इस सिचुएशन में पीटर लिंच की कही बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा है कि इस धंधे में अगर आप अच्छे हो तो आप 10 में से 6 बार सही ही होगे, पर आप 10 में से 9 बार सही बिल्कुल नहीं होने वाले। इस स्ट्रेटजी में आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आप अगर स्मॉल या मिड सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, पोजिशनल कॉल लेते हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी के साथ आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है, साथ में अपने पोजीशन साइजिंग में भी ध्यान देना है। साथ ही इन्वेस्टर्स को भी मिड एंड स्मॉल सेगमेंट में वॉलेटिलिटी को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि इन सेगमेंट्स में एक रैली के बाद ठीक ठाक करेक्शन होता है। ये हर करेक्शन या डिप आपको बाइंग का मौका देता है, जिसमें आपको यूनिट्स इकट्ठे करने हैं। ज़्यादा यूनिट्स होने पर बाद में समय के साथ आपको क्यूमुलेटिव एडवांटेज ज़रूर मिलता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं एक एक कर कुछ ऐसे पोजिशनल कॉल्स लेकर आऊँगा जिसको लेकर हम घर बैठे अपना मंथली इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा नया सीरीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हमारा अगला कदम होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर बताएं अगर आप किसी और विषय में वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक ज़रूर करें।